नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सीटेट का जैसे कि अपर प्राइमरी के लिए हम सोशल साइंस करवा रहे थे, तो काफी लोग कह रहे थे कि साइंस भी कराइए, तो हम इस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर आपको अलग अलग पार्ट में प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। तो आज ये आपका पहला पार्ट है जिसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे। लास्ट में वीडियो के मेन कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि 20 में से आप कितने प्रश्न जो है वो कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारी बोझा उठाने वाले जो कुली होते हैं वो सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले क्या करते हैं, वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझा जो रखते हैं। आपने देखा भी होगा खेतों किसानों में आपको इस प्रकार की चीज देखने को मिलती है। ऐसा करके वे जो है वो करते क्या है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। लगभग मैं सभी प्रश्न में 5 सेकंड का समय भी आपको अवश्य दूंगा ताकि जो है आप सही ऑप्शन जो है उसके बारे में सोच सकें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अपने सिर जो है उस पर बोझ के संपर्क जो क्षेत्र है इसको बढ़ा देते हैं, ये जो है वो सही हो जाएगा। आपने ऑप्शन सुना, अब समझिए कि कैसे ये वर्क करता है। तो जो कुली होता है जब भार उठाता है तो उस समय क्या करता है, अपने साथ जो कपड़ा रखता है वो सर पर रखकर क्या करता है, गोल चकती बनाकर फिर उस पर कोई चीज जो है वो रखता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से उसे भार जो उसके ऊपर लग रहा है उस वस्तु का और जो सिर है उसके बीच जो है वो दूरी बढ़ जाती है। फिर से मैं यहाँ पर इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, ऐसा करने से जो भार है और जो सिर के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, भार का वजन जो है वो कम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर जो है वो दाब जो है वो घट जाता है। बस इस लाइन को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है कि क्षेत्रफल जो है वो बढ़ने पर जो दाब है वो घट जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर है कि सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की जो डोरी है उसके तनाव को समायोजित करता है, जैसे कि आपको गिटार में भी देखने को मिलता है, और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसे करके जो सितार वादक है वो समायोजित करता है ध्वनि की तीव्रता को, सितार की जो डोरी है उसके तारत्व को, सितार की डोरी द्वारा ध्वनि की जो प्रबलता है उसको, या कंपन के आयाम को। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जो सितार की डोरी है उसका तारत्व जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए जो सितार है वो आप देखते हैं बजाने से पहले कोई वादक क्या करता है, सितार की जो डोरी है उसका तनाव को समायोजित करता है। तो रीजन क्या होता है, वो क्या करता है, उस सितार की जो डोरी है उसका तारत्व जो है वो सही करता है। तारत्व से क्या फर्क पड़ता है, तारत्व जितना ज्यादा होगा आवाज क्या होगा उतनी ही मधुर होगी। जैसे कि आप देखते हैं लड़कियों में जो आवाज होती है उनकी जो मधुर होती है, तो वो किस रीजन से होती है, वो होता है उनके तारत्व पर निर्भर। तो तारत्व जितना ज्यादा है आवाज उतनी मधुर होगी। और तारत्व से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तारत्व जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो आपको आयाम, आवृत्ति, इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा सदैव जो तारत्व होता है वो डोरी की आवृत्ति जो है उस पर जो है वो निर्भर करता है। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर है कि जब उच्चतर कक्षा में बच्चे जो है वो शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वो समस्या कौन सी है, उसके संबंध में यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन भी आपको जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर ये प्रश्न में ध्यान रखिएगा उच्चतर कक्षा को लेकर पूछा गया है, प्राथमिक कक्षा को लेकर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। 4 ऑप्शन है कि जो पब्लिक पुस्तकालय है उसका सहयोग प्राप्त करना, दूसरा कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनको नकल करके जो विश्वकोश हैं और पुस्तक हैं उनसे शब्दांश उतारने से रोकना, और जो प्रभावी तरीके हैं उनका मार्गदर्शन करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त जो सामग्री है वो खोजना, और चौथा ऑप्शन है कि इंटरनेट पर जो विद्यालय पुस्तकालय है उसमें समय का सूचीकरण करना। तो जो बच्चे हैं वो शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को किस समस्या से जूझना पड़ता है यह आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा कि जो बच्चे हैं उनको नकल करके जो विश्वकोश और पुस्तक हैं उनसे शब्दांश उतारने से
रोकने या कह सकते हैं और प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, यह समस्या आपका बिल्कुल जो है वो हो जाएगा। क्यों, जब बच्चे क्या करते हैं, उच्च हाई क्लास के बच्चों की हम यदि बात करते हैं तो किसी प्रकार का भी शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को नकल करके, बहुत से छात्र हैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बगल वाला छात्र खड़ा है उसकी नकल करके उसने भी वही एक्सपेरिमेंट कर लिया, या पुस्तकों में डिक्टो कोई चीज लिखी हुई है उसको उतार लिया। तो इससे रोकना और प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन जो कार्य है उससे जूझना जो है वो पड़ता है जब उच्चतर कक्षा को लेकर जो है बात होती है। और यही आपका यहाँ पर पूछा गया था मुख्य समस्या को लेकर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में जो है वो संग्रहित करता है। क्षुद्रांत, अग्नाशय, अमाशय या ग्रसिका। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, जब अग्नाशय की बात होती है तो इसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं तो हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि जो है वो होती है, जो अमाशय जो है उसके ठीक नीचे जो है वो स्थित होती है। अमाशय के जो है वो नीचे अग्नाशय जो है वो होती है। अब अग्नाशय जो है वो यकृत से पित्त रस जो है वो ग्रहण करके एक थैली में जो है वो संग्रहित करता है और जिसको हम पित्ताशय के नाम से जो है वो जानते हैं। और पित्त रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है। यह भी आपका अलग से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा कि पित्त रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में कौन संग्रहित करता है, अग्नाशय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट जो है वो किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण जो है वो दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। संज्ञानात्मक पाठ, कौशल पाठ, निगमनात्मक पाठ या आगमनात्मक पाठ। इसके लिए आपको इन जो टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप जो है इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी निगमनात्मक पाठ जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, निगमनात्मक पाठ को समझिए क्या होता है। तो किसी भी पाठ को जो निगमनात्मक विधि है उससे पढ़ाते समय सबसे पहले क्या होता है, विषय वस्तु जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित सबसे पहले तो आप सामान्य नियम स्पष्ट करें, उसके बाद जो है महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो प्रस्तुत किए जाएं। तो यही आपका निगमनात्मक पाठ के अंतर्गत जो है वो आता है, यानी कि सबसे पहले सामान्य नियम, उसके बाद जो है आपके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उससे संबंधित, ताकि बच्चों को वो चीज और ज्यादा जो है वो क्लियर हो सके। तो सामान्य नियम पहले स्पष्ट और उसके बाद उदाहरण किसमें दिए जाते हैं, तो निगमनात्मक पाठ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि उर्वरकों में उपलब्ध जो फसल है उसके लिए पोषक जो है वो कौन सा है। तो उर्वरक आप जानते हैं खाद को कहते हैं, खेतों में पड़ता है, जिससे कि आप देखते हैं अलग अलग यूजेस होते हैं। काफी बार क्या होता है, जो उर्वरा क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए डाली जाती है उर्वरक, अलग अलग जो है वो यूजेस होते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। अच्छा, उर्वरक की डेफिनेशन यदि आपसे कही जाए कि किस प्रकार आप बताएंगे तो आप कह सकते हैं वे रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं और पौधों की जो समुचित वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक होते हैं। इस साधारण से डेफिनेशन में आप जो है उर्वरक को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो उर्वरक हैं होते कौन कौन से हैं, यानी कि उनके एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिया होता है आपका, अमोनियम सल्फेट होता है, सुपर फास्फेट होता है, पोटास होता है। जितने भी आप नाम यहाँ पर सुन रहे हैं बार बार आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, ये सभी उदाहरण ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन में जो पूछा गया था नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। और इस प्रकार के पेडागोजी के भी प्रश्न आते हैं साइंस में, और प्रश्नों का जो लेवल होता है वो जरूर कठिन होता है। तो आप प्रश्न वहां पर सरल की उम्मीद बिल्कुल भी ना लगाइएगा। प्रश्न आपको IUPAC नेम इस टाइप के भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप इंटर लेवल पर पढ़ते हैं IUPAC नाम निकालना।
तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि विज्ञान में जो पाठ्यचर्या योजना है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम जो उद्देश्य हैं उसकी योजना बनाने के लिए जो है वो की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि व्यायाम के पश्चात कभी कभी जो हमारी पेशियां हैं उसमें क्रैम्प आ जाते हैं, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका रीजन जो है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा, ताकि इसी प्रकार और मैं आपको सेट जो है वो प्रैक्टिस कराता रहूं। वीडियो के लाइक और शेयर आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आपको इसी प्रकार सेट जो है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। सोशल साइंस के इसीलिए हम बैक टू बैक सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि जितने भी सोशल साइंस देखने वाले हैं सभी लोग जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जो ग्लूकोज है उसका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो व्यायाम है उसके पश्चात जो कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प या खिंचाव हो जाते हैं तो इसका रीजन होता है कि ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं हो पाता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आया, इस प्रकार के न्यूमेरिकल बेस्ड भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। तो इस पिंड को इसी गति वेग से जो है वो गति करने के लिए आवश्यक बल आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सारी वैल्यू दे रखी है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान आप जानते हैं एम होता है, यानी कि मास होता है। वेग दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से जो है वो फिसल रही है, परंतु ये लिखा है कि घर्षण रहित किसी क्षैतिज पृष्ठ पर है। ये आप वेग मान सकते हैं या आप इसी को त्वरण मान सकते हैं। त्वरण को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो आप यहाँ पर m और a, और प्रश्न में क्या पूछा गया, इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल जो है वो कितना चाहिए होगा, यानी बल मतलब आपको f का मान यहाँ पर जो है वो निकालना है। तो F बराबर ma आपका सूत्र होता है। 5 किलोग्राम यहाँ पर आपका सूत्र में m जो है वो दे रखा है, a जो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो F बराबर ma आप करेंगे तो 5 को आप डायरेक्ट 10 से गुणा करेंगे, 50 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 50 न्यूटन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप इसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न आपका अगला 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के जो भाग हैं उसके सही समुच्चय जो है उसको चुनिए जो कोई पाचन कार्य जो है वो नहीं करते हैं। तो आपको इसमें छांटना वो है जो पाचन कार्य जो है वो नहीं करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रसिका, मुख गुहिका और मलाशय ये जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि पाचन तंत्र के जो पाचन कार्य हैं उसमें शामिल नहीं होते हैं। बाकी आप जो देख पा रहे हैं ऑप्शन एक बार देख सकते हैं कि क्षुद्रांत है, बृहद्रांत है, ये सभी आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे जो कि पाचन तंत्र जो है उसमें हेल्प करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि मानव की जो आहार नाल है उसके विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन जो है वो कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफी बार पूछा जाता है कि ये सीरियल क्या होता है। जब आप खाना खाते हैं तो वहां से किस सीरियल से जो है वो जाता है, यानी कि मुख के बाद कहाँ जाता है, फिर उसके बाद इस प्रकार से। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही सीरियल जो है वो छांटना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि सबसे पहले जो मुख है, उसके बाद फिर ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, अमाशय के बाद क्षुद्रांत और उसके बाद जो है वो बृहद्रांत। ये सीरियल जो है वो ध्यान रखिएगा, सीरियल ये काफी बार जो है आपको देखने को मिलता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि भौतिकी के कड़े रूप से संरचित जो पाठ है उसको यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है या 125 है, या जो अति क्रियाशील है, या जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि भौतिकी है यानी कि फिजिक्स को लेकर बात की जा रही है, उसके कड़े रूप से जो संरचित पाठ है, यानी कि आप कह सकते हैं थोड़े से हार्ड जो चैप्टर हैं उसको यदि आप थोड़े
लचीलेपन के साथ पढ़ाएं, यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो किस विद्यार्थी के लिए सीखने के लिए उपयुक्त होगा? क्या जिसकी बुद्धि लब्धि पहले से 125 है उसे आप इस प्रकार से लचीलेपन से पढ़ाएंगे, या जो अति क्रियाशील है उसे आप इस प्रकार से लचीलेपन से पढ़ाएंगे, या जो पहले से कम बुद्धि लब्धि का है? तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका कि जिसकी बुद्धि लब्धि ऑलरेडी 85 है, यानी कि कम है, सामान्य से कम है, 90 से 120 आपकी सामान्य मानी जाती है, तो आप कहेंगे 85 कम है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो इसी विद्यार्थी के लिए सीखने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। अब विस्मांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें आप कह सकते हैं एक से अधिक यौगिक जो है उनके मिश्रण, जिसमें आप जो सीमा होती है उसको अलग अलग देख सकें। जैसे कि आप देखिए रेत है और जल है, इसका मिश्रण आप मिलाएंगे तो जल में आप जो रेत है उसको अलग से देख सकते हैं, तो यह आपका विस्मांगी मिश्रण होता है। तो एक से अधिक यौगिकों के मिश्रण को आप कह सकते हैं विस्मांगी मिश्रण। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें छांटना है कौन सा जो है वो विस्मांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन युक्त नमक जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन युक्त नमक जो है आपका विस्मांगी जो मिश्रण है उसमें जो है वो आता है। इसमें आयोडीन लवण जो है और NaCl, यानी कि हम जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं, उसका जो है वो मिश्रण जो है वो होता है। ये आपका विस्मांगी मिश्रण में जो है वो आएगा। और जो स्टेनलेस स्टील आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और पीतल जो कि आप ब्रॉन्ज कहते हैं, ये सभी जो है आपकी मिश्र धातुएं होती हैं। ये आपसे काफी बार ये पूछ लिया था कि इनका संगठन क्या होता है, यानी कि इनका संगठन जो है किससे किससे मिलकर बना होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टील है, पीतल है, ये सभी पूर्णता संगठन जो है इनका जो है वो समान होता है, यानी कि इनका जो संगठन है वो पूरी तरीके से समान होता है कि इतने परसेंट इसमें जिंक है, इतने परसेंट इसमें ये धातु मिली है। इसी कारण इन्हें हम समांगी मिश्रण में जो है वो रखते हैं। ये भी एक समांगी और विस्मांगी मिश्रण की जो है आप डेफिनेशन के अंतर्गत ही जो है वो देखते हैं। एक वो लेयर वाला बताया, वो आप एक सामान्य तौर पर जो है वो समझ सकते हैं, परंतु डिटेल में आप बात करेंगे तो इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं जहां तापीय विद्युत संयंत्र हैं, जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं, या जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं, या जहां कोयले की खानें हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्रश्न में आपसे फिर से कह रहा हूं, कठिन आएंगे तो सरल की उम्मीद मुझसे बिल्कुल ना कीजिएगा। प्रश्न आपको यहाँ पर कठिन ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जो भूपर्पटी है उसमें तप्त स्थलों के ऊपर है, तो वे क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में हम कह सकते हैं संग्रहित ताप से निकाला जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जो है वो जानते हैं। हो सकता हो आगे आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं 15 कि कुछ डायनासोर जो है उनके पर थे, पर मतलब पंखों के लेकर यहाँ पर का लिखा है, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, मतलब पर होने के बावजूद वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। तो विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? सरीसृप और जो पक्षी हैं उनके बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है, या दोनों ही जो जीव हैं उनमें समजात अंग हैं। फिर कह रहा है कि सरीसृपों का विकास जो है वो पक्षियों से हुआ है, और फिर बाद में कह रहा है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा कि दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं। मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था डीएलएड के लेवल पर, तो समजात और समरूप अलग अलग बताया था, लेकिन समजात अंग ध्यान रखिएगा, ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में तो समान होते हैं परंतु कार्य में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनको हम समजात अंग के नाम से जो है वो जानते हैं। जैसे आपने प्रश्न में देखा डायनासोर के भी पर थे और चिड़िया यानी कि पक्षियों के भी पर थे, परंतु रचना और उत्पत्ति में तो समान है परंतु कार्य में अलग अलग हैं। इसीलिए आपका यहाँ पर समजात जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हुआ है। आई होप आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी, क्लियर भी हो रही होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि भोजन के पाचन में शामिल जो जटिल प्रक्रिया है उसका सही क्रम जो है वो क्या होगा।
ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे ऊपर जो मैंने बताया था उसका भी क्रम पूछा जाता है और इसका भी क्रम पूछा जाता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, निष्कासन, ये जो आप 5 टर्म्स देख रहे हैं इनका सही सीरियल आपको पता होना चाहिए और प्रत्येक में क्या क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए, अब तक आपने सोच लिया होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या हम करते हैं कि भोजन पाचन जो प्रक्रिया का आपका पहला पड़ाव है, जिसमें सबसे पहले भोजन क्या होता है, मुख द्वारा, जो मुख गुहा है उसमें अंतर्ग्रहण होता है, इसीलिए इसको हम अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं। पाचन की बात करें जो कि आपका दूसरे नंबर पे आता है अंतर्ग्रहण के बाद, तो वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को आप यांत्रिकी कह सकते हैं या रासायनिक रूप से कह सकते हैं, छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि पाचन हो सके। तो ये दूसरी प्रक्रिया आपकी होती है पाचन की। अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण की बात करें तो इसमें पचा हुआ जो भोजन होता है उसका आंत की जो भित्तियां होती हैं उसके द्वारा शोषण होकर जो रुधिर है उसके द्वारा जो शरीर के अलग अलग अंग है उसमें जो है वो पहुंचाया जाता है। उसके बाद क्या आता है आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, जो अवशोषित हुआ भोजन है उसका कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाया जाना, वो स्वांगीकरण कहलाता है। ये एक बार डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछी गई थी, तो ध्यान रखिएगा, अवशोषित हुआ भोजन का कोशिकाओं से या कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण जो है वो कहलाता है। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, निष्कासन, जिसमें आप कह सकते हैं कि मलमूत्र के माध्यम से या जो अपचित भोजन है जब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है तो निष्कासन आपका कहलाता है। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ, कि किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो किसी चुंबक को लेकर यहां पर जो है वो पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों जो ध्रुव हैं उसकी ओर जो है वो आकर्षित होता है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि कोई चुंबक है उसको लौह रेतन और सल्फर पाउडर के मिश्रण में यदि आप फिराएं तो केवल और केवल जो लौह रेतन है वही समान रूप से चुंबक के जो दोनों ध्रुव है उसकी ओर जो है वो आकर्षित होता है। तो पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18, कि निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो कि मुक्त अवस्था में जो है वो पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। टोटल 20 प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें 20वां जो प्रश्न है वो हम आपसे जो है वो पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये तीनों आपकी जो धातुएं हैं ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनको रट लीजिए, आपको ऑप्शन में भी अलग देखने से मिलेगा तो आप जो है इसे पहचान सकेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 19 की तरफ, और प्रश्न बढ़ने से पहले आपको एक बार लाइक और शेयर के लिए फिर से हम याद दिला देते हैं कि वीडियो को लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि इसके आगे आने वाले जो पार्ट और आएंगे उसमें आपकी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे और आप अच्छे से अच्छे अंक जो है वो अर्जित कर सके। तो ये 19 प्रश्न जो है हम देखेंगे, और जो ये ब्रीज प्रश्न है आप देख रहे हैं ये हम आपके लिए जो है वो देखेंगे। तो 19 प्रश्न देखते हैं कि विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं उनमें से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, डिजाइन बनाना, मॉडल का निर्माण करना या सरल प्रयोग के बारे में जो है वो पढ़ना। तो आपको क्या चाहता है कि विज्ञान की कक्षा में सबसे जो अलग अलग जो गतिविधियां उसमें सबसे कम शैक्षिक मूल्य जो है वो किसका है। यहाँ पर आपका ध्यान क्या देना है कि विज्ञान को लेकर पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं सभी अपने हिसाब से जो है वो सही है, परंतु विज्ञान के संदर्भ में जो है आपको छांटना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, डिजाइन बनाना जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो आप नई नई चीजों को खोजेंगे, तो आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मॉडल का निर्माण करेंगे तो आप देखते हैं साइंस में मॉडल निर्माण किया जाता है। किसी भी फिजिक्स अगर आप देखें, फिजिक्स से 3D 2D शेप इस टाइप की सारी चीजें होती हैं जो कि आप कह सकते हैं गतिविधियों में आएगी, बच्चे उससे सीखेंगे विज्ञान के संबंध में। सरल प्रयोग के बारे में भी पढ़ना, आप प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि केमिस्ट्री में आप प्रयोग करते हैं तो वो भी आपके सारे कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं विज्ञान में, परंतु जो डिजाइन बनाना है ये आपका विज्ञान के संदर्भ में नहीं सही है, परंतु क्रिएटिविटी के संदर्भ में देखें तो बिल्कुल सही है।
तो आपको विज्ञान की कक्षा में बताना था, तो उस हिसाब से आपका डिजाइन बनाना जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि सबसे कम शैक्षिक मूल्य जो है वो कह सकते हैं, बाकी तो अपने हिसाब से वो सही है। लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए, तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित जो प्रकाशीय युक्तियां हैं उनमें से किसे चुनेंगे? क्या आप अवतल लेंस को चुनेंगे, उत्तल लेंस को चुनेंगे, समतल दर्पण को चुनेंगे या उत्तल दर्पण को चुनेंगे? प्रश्न एक बार यहाँ पर फिर से देख लीजिए। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए, बस यहीं पर आपका उत्तर छिपा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा, गलत सही कुछ भी जैसा भी आपको आता हो ट्राई अवश्य कीजिएगा। उत्तर इसका जो है हम अगले वाले पार्ट में आपको बताएंगे, तो अगले वाले पार्ट तक जो है इसका इंतजार कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट जो है वो समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।